अहमद शाह, क्या बात है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? आई थिंक थोड़ा कलर में वो जा रहा है ना, थोड़ा सा कलर में वो जा रहा है टी शर्ट की वजह से। ओके ओके ओके, चलो यहाँ तो आई थिंक सही जाएगा। ठीक है, देखो आज उल्टा हो गया। जो लोग चंडीगढ़ में थे वो लोग क्लास ही ले पाए, तो मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ तो देखो मेरी आज भी क्लास हो रही है। ओके, सो डियर, एट इंस्टीट्यूट देयर वाज इलेक्ट्रिसिटी इशू, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ लोचा हुआ है। तो आज ऑफलाइन भी उन्होंने बताया मेरे को कि ऑफलाइन भी आज ऑफ रखा था। ठीक है, ऑडियो वीडियो आपकी तरफ से तो सही है सर, बट हमारे इधर मुश्किल हो रहा है, जम्मू में बारिश तूफान हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं डियर, ये कुछ बड़े होने का संकेत है। ये बहुत बड़े तूफान से आने वाला छोटा वाला तूफान है। गुड इवनिंग साकिब। चलो डियर, ठीक है, तो डियर बस एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको ये देना था कि आज क्या हुआ आपके चंडीगढ़ सेंटर में, जहां पे हमारे स्टूडियोज हैं, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का इशू था। यही वजह है कि वहां पे आज आपको एनवायरमेंट और आरसीसी की क्लास नहीं मिल पाई। आज हमारा ऑफलाइन सेटअप भी ऑफ था। ओके, एंड अभी लेटेस्ट खबर ये है कि अब चीजें सॉर्ट आउट हो गई है, तो कल से आपकी क्लास रिज्यूम होगी। बट कल, जैसा कि मैंने शायद आपको कल भी बताया था, आप देख सकते हो कि कल मेरी क्लास नहीं है डियर, कल मेरी क्लास नहीं है। ये सेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये वाला सेशन आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। एंड कल क्योंकि मैं ट्रेवल बैक कर रहा हूँ चंडीगढ़, आई मस्ट बी ऑन दी वे बाय योर क्लास टाइम, कल इवनिंग में निकलूंगा मैं यहाँ से। तो सैटरडे को डियर मैं आपकी क्लास लूंगा ऑन 3rd of June, और सॉरी ऑन 3rd of May आई विल टेक योर क्लास डियर। कुछ कहना चाहते हो आप? कुछ कहना चाहते हो? किसने रिक्वेस्ट रेज करी थी? डियर देखो, माइक ऑप्शन तभी ऑन कीजिए इफ यू हैव सम डाउट। अगर आपको कुछ डाउट है तभी आप लोग माइक ऑप्शन यूज कीजिए। ओके, तो आज है 1st of May, और 1st of May में जो लेक्चर हम लोग कवर करेंगे वो होगा बेसिकली दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। कल तो हमने जनरल नॉलेज की बात करी थी, जो क्लास 11th में आप लोग पढ़ते हो कि रिजिड बॉडी क्या होती है, डिफॉर्मेबल बॉडी क्या होती है। आज देखेंगे अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि वी हैव दिस करिकुलम ऑफ टोटल 27 लेक्चर्स। तो टोटल 27 लेक्चर्स का डियर एक करिकुलम है आपका, तो उसमें से आज है लेक्चर नंबर 2। ओके, तो डियर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, स्केलर एंड वेक्टर। आज भी 11th क्लास से स्टार्ट करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। ओके डियर, मुझे बताइए कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती है। सेशन मस्ट बी इंटरेक्टिव, सेशन मस्ट बी इंटरेक्टिव। फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती है, एक बार सभी लोग जरा लिख के बता दो। फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती है? कोई कह रहा है 3, कोई कह रहा है 7। MLT 3, ओके, अच्छा जी। चलो अगर ये 3 और 7 वाला कंफ्यूजन देख लेते हैं। MLT, हाशिम भाई कह रहे हैं मास लेंथ टाइम 3 ही फिजिकल क्वांटिटी होती है। अभिजीत कह रहे हैं 7 होती है। अतुल कह रहे हैं 3। जबीन भाई बोल रहे हैं 3। डियर देखो, फिजिकल क्वांटिटीज डियर आपकी कई तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर मैं पहली क्लासिफिकेशन करूं तो वो होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं एक बाइफर्केशन करूं अपनी फिजिकल क्वांटिटी की, तो पहली जो क्लासिफिकेशन है दैट इज सेइंग कि फिजिकल क्वांटिटी मेरे पास फंडामेंटल भी हो सकती है और डिराइव्ड भी हो सकती है। अब सर ये फंडामेंटल क्या होती है, डिराइव्ड क्या होती है, कुछ पढ़ा तो था हमने क्लास 11th में। ठीक है, तो जो लोग 7 बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मोल, ये सब क्या है? ये सब है आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज।
और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज डियर वो होती है जो आप इन फंडामेंटल से मिला करके बनाते हो, जैसे वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, लेंथ पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पे लेंथ भी आ गया और यहाँ पे टाइम भी आ गया। एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी भी आ गया विच इज ऑलरेडी lt-1 और टाइम भी आ गया, सो टोटल इज lt-2। अगर मैं आपसे बोलूं फोर्स, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे मास भी आ गया, एक्सेलरेशन में लेंथ और टाइम दोनों आ गए। तो जो फिजिकल क्वांटिटी आप लोग बनाते हो बाय यूजिंग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, उसको आप लोग बोलोगे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो क्लास 11th का एनसीईआरटी उठाओगे तो पहले चैप्टर में ही आप लोग देखोगे कि देयर एग्जिस्ट टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है उनका नाम, मैं जल्दी से लिख देता हूं। वैसे मैं आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा था, आपने 3 और 7 लिखा तो मुझे लगा कि आप इसको, ये क्वेश्चन को मेरे ये समझे हो। तो यहां पे हो गया आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको कैंडिला में नापते हैं, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम लोग मोल पढ़ते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिविल इंजीनियरिंग में या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप लोग क्या क्या यूज करोगे डियर? आप यूज करोगे लेंथ, आप लोग यूज करोगे मास, आप लोग यूज करोगे टाइम। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ते हुए थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है, वहां पे आप लोग पढ़ लेते हो मोल। और फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हुए कभी कभी जब आप थर्मोडायनेमिक्स से फ्लूइड को रिलेट करते हो तो वहां पे आप पढ़ लेते हो टेम्परेचर। बट अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो 98% ऑफ द टाइम आपके लिए लेंथ, मास, टाइम इज गोइंग टू बी योर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए बहुत सारे लोग 3 बोल रहे हैं, सर एम होता है, एल होता है, टी होता है। एम स्टैंड्स फॉर मास, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। ओके, बट जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो मोल कंसेप्ट भी आपको आता है, स्टोइकोमेट्री जब आप पढ़ते हो तो मोल कंसेप्ट भी आपको देखने को मिलता है। और जब मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं तो वहां पे केल्विन या डिग्री सेल्सियस जैसी चीजें भी देखी जाती है ना। तो सिविल के लिए डियर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दीस 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके डियर। चलिए, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मैं आपसे पूछा था कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने तरीके की होती है, तो एक बाइफरकेशन मेरे को आप लोगों ने जबरदस्ती करवा दी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड के हिसाब से, ये 3 साथ लिख करके। ठीक है, टॉपिक मैंने लिखा हुआ है आज का स्केलर एंड वेक्टर। तो डियर, जो आपकी ब्रॉड फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो आप 2 तरीकों में बांटते हो। एक वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो स्केलर होती है, एक वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जो वेक्टर होती है। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं आजकल की सर एक फिजिकल क्वांटिटी और होती है जो बीच की होती है, जो कुछ चीजें स्केलर की लेके आती है, कुछ वेक्टर की लेके आती है, जिसको हम लोग बोल देते हैं टेंसर क्वांटिटी। बट अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो आपने 2 ही बोलना है, वन इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर वन इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एंड टेंसर फिजिकल क्वांटिटी इज द वन व्हिच इज गोइंग टू लाई समवेयर बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। जैसे सिविल में बात करूं तो स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है ना। अगर आप ईसी इलेक्ट्रिकल की बात करो तो वहां पे इंडक्टेंस, फेजर डायग्राम आप लोग बनाते हो, तो वो भी आपके एक टेंसर क्वांटिटी का काम करते हैं। अब टेंसर में भी डियर फर्स्ट डिग्री टेंसर, सेकंड डिग्री टेंसर, उन सब में डियर मैं नहीं जाना चाहता, ना ही वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम अपने मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं कि भाई मेरे लिए जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज स्केलर एंड अनदर इज वेक्टर। ओके, तो पहले मैकेनिक्स में डियर स्केलर एंड वेक्टर के हिसाब से हम फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करेंगे। अब आप मुझे जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज? जल्दी से डियर मुझे बता दीजिए एवरीबॉडी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी? जल्दी से आप लोग डियर एक बार बता के चलिएगा। यस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अभिजीत।
वेल डन। बाकी लोग नहीं सर, वो टेंसर में ना हम लोग सिविल में स्केलर, हाँ मतलब स्ट्रेस होता है बट वो हम बताते नहीं है, मैं मैकेनिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ। हाँ, स्केलर में मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर में डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। ठीक है, चलो भैया मुझे बहुत ध्यान से पढ़ाना पड़ेगा आज, है ना। चंदन सर भी क्लास सुन रहे हैं मेरी, काफी नॉलेजेबल फैकल्टी है, तो एक एक शब्द मुझे बहुत सोच के बोलना पड़ेगा। सर कह रहे टेंसर क्यों नहीं लिख रहे हो। ओके, यस डियर, यस। Vector has magnitude and direction, and scalar has only direction. No, Zabeen. Scalar has only magnitude. Vector has magnitude and direction. अच्छा डियर एक बात बताओ, पहले तो ये मिथ दूर करते हैं। मेरे पास ना ये दो तारे हैं, ये दो वायर्स है मेरे पास, ये ठीक है। इस वाली वायर में ना मैंने 3 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया है, और इस वाली वायर में मैंने 4 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया है। तो मुझे बताओ इस वायर में कितने एम्पियर करंट आएगा। यहां से इनकमिंग है 3 एम्पियर, यहां से इनकमिंग है 4 एम्पियर। सो आई वांट टू नो कि मेरे पास टोटल कितने एम्पियर की आउटगोइंग आएगी, कितने एम्पियर की आउटगोइंग आएगी। दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। यस 7, वेरी गुड। कितने की आएगी? 7। अच्छा, क्या इस वायर में करंट का मैग्नीट्यूड मुझे पता है? क्या इस वायर में इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड है? Here 3 ampere is having magnitude and direction. Here 4 ampere is having magnitude and direction. Here the 7 ampere as well have magnitude and direction. So tell me whether electric current is scalar or vector. Electric current is scalar or vector. यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और यहाँ पे डायरेक्शन भी है, बट क्या इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर है? इंद्रजीत से कह रहे हैं वेक्टर है, शरीश जी कह रहे हैं वेक्टर है। वेक्टर 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 वेक्टर। प्रियंका इज सेइंग वेक्टर, हाशिम इज सेइंग स्केलर। ओनली हाशिम इज सेइंग स्केलर, whereas majority is saying vector. ओके यार, बहुत भोले हो आप लोग। नहीं, डायरेक्शन इज पर्टिकुलर अकरम जी, तौसीफ अकरम, डायरेक्शन इज पर्टिकुलर। आपके पास डायरेक्शन फिक्स है, जो इस वायर की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक करंट। यस इट इज स्केलर। एक बात बताओ, चलो एक एक्सरसाइज और करते हैं, एक एक्सरसाइज और करते हैं, इसको एक एक्सरसाइज छोटा सा और करते हैं, जरा बताना। अभी देखो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस बार मैं आपके सामने एक फुटबॉल रख रहा हूं। इस बार मैंने क्या किया, आप लोगों के सामने एक फुटबॉल रख दी, ठीक है। ये फुटबॉल है, 2 फुटबॉलर आए ना, लेट सपोज इधर से आए मेसी जी, इधर से आए रोनाल्डो भाई। इन्होंने मारी लात 50 न्यूटन से, या लेट सपोज 30 न्यूटन से। इन्होंने मारी लात 40 न्यूटन से। एक ने मारी 30 न्यूटन से लात, एक ने मारी 40 न्यूटन से लात। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट क्या होगा? अब जो फुटबॉल पे ये दोनों किक एक ही इंस्टेंट पे लगी है, अभी ये फुटबॉल पे नेट फोर्स कितना जाएगा? ये फुटबॉल पे नेट फोर्स कितना जाएगा? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो।
अभी देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों, देखते जाइएगा। बताइए जरा कितना होने वाला है। दिस इज केस नंबर ए, दिस इज केस नंबर बी, दिस इज केस नंबर सी, दिस इज केस नंबर ए, केस नंबर बी, केस नंबर सी। हाँ जी, यस अहमद जी बताइए। बताइए अहमद, यू वांट टू से एनीथिंग? दिस इज केस नंबर ए, दिस इज केस नंबर बी। देखो अभी सब एकदम क्लियर होने वाला है, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ जी बताइए अहमद भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? अहमद, टेल मी। ओके, C10, B70, ओके, व्हाट अबाउट ए? ओके, अब डियर मेरी बात सुनो ध्यान से। ये दो वायर है, ये दो वायर मिलकर के सिंगल हो गई। इस वायर से आ रहा 3 एम्पियर करंट, इसमें आएगा 4 एम्पियर करंट, आउटपुट कितना आएगा 7 एम्पियर। यहां से 3 आया, यहां से 4 आया, इस वायर पे कितना आ गया 7 एम्पियर। क्या इनपुट की डायरेक्शन के कारण आउटपुट पे कोई इंपैक्ट आ रहा है? ना ही तो यहाँ पे आउटपुट की डायरेक्शन में कोई फर्क आ रहा है, ना ही तो यहाँ पे आउटपुट के मैग्नीट्यूड में कोई अंतर आ रहा है। इधर भी 3 + 4 7 है और इधर भी 3 + 4 7 है। इसका मतलब मेरा आउटपुट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इनपुट। बट अगर मैं यहां पे बात करूं, आपने खुद ही बोला सर यहाँ पे 70 लग रहा है, यहाँ पे 10 लग रहा है। भाई 40 + 30 70 भी है, 40 + 30 10 भी है, और 40 + 30 50 भी हो सकता है। क्यों? जब यहां पे दो लोग किक कर रहे हैं एक ही इंस्टेंट पे 40 और 30 न्यूटन के साथ, तो यहाँ पे आंसर डियर आपको 70 भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, 50 भी मिल रहा है, या कोई भी वैल्यू मिल सकती है बिटवीन 10 एंड 70। ऐसा क्यों? क्योंकि इधर जो आउटपुट है, आउटपुट का मैग्नीट्यूड इनपुट के मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप देख सकते हो इनपुट यहाँ 40 30 40 30 40 30 है, बट इनपुट की जो डायरेक्शन है यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 180 डिग्री है। तो इस डायरेक्शन के डिफरेंस के कारण आउटपुट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में फर्क आ रहा है। भाई यहाँ पे आपका 70 से जाएगी ये किक, यहाँ पे ये 10 से जाएगी, यहाँ यहीं कहीं जाएगी, मुझे नहीं पता कहां जाएगी, बट ये 50 से जाएगी। आर यू गेटिंग इट और नॉट? तो डियर जब आउटपुट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इनपुट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करने लग जाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है कि ये फिजिकल क्वांटिटी विच इज गोइंग टू हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज द बिगेस्ट एग्जांपल कि जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट इट इज नॉट ए स्केलर, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी की परिभाषा अगर कंप्लीट करनी हो तो मैं ये कह सकता हूं कि वेक्टर क्वांटिटी इज द वन वेयर इट हैज मैग्नीट्यूड नंबर वन, वेयर इट हैज डायरेक्शन नंबर टू, वेयर इट ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, where it obeys
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही तो है जो कभी 70 कर दे रहा है 40 और 30 को, जो कभी 10 कर दे रहा है, जो कभी 50 कर दे रहा है, जो कभी 40 कर दे रहा है, जो कभी 30 कर दे रहा है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ही तो है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में समझेंगे हम लोग, ठीक है। बट फिजिकल क्वांटिटीज की बात करूं तो वी हैव स्केलर क्वांटिटीज एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड सक्षम है, जिसको डिफाइन करने के लिए ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड इज सफिशिएंट। अगर मैं आपसे बोलूं यार मैंने ना आज 10 जूल का काम किया है, अगर कोई मेरे बगल में आके बोले कि यार मैंने ना आज 20 जूल का काम किया है, तो आप उसको बोलोगे कि हाँ ये ज्यादा आज मेहनत करके आया है। अगर दो रिक्शा चलाने वाले लोग आप आ रहे हैं और एक की एनर्जी भाई 20 जूल लगी, एक की 30 जूल लगी, तो आप बोलोगे कि आज रिक्शा चलाने वाले ने जिसकी एनर्जी 30 जूल लगी उसने ज्यादा काम किया। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ओनली इज गोइंग टू क्वांटिफाई योर वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क। सो सच थिंग इज नोन एज योर स्केलर क्वांटिटी। जहां पे नतीजे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिसाइड हो जाए, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को डियर आप लोग बोलोगे स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। बट जहां पे नतीजे डायरेक्शन के ऊपर भी निर्भर करे, जैसे कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करते सब है, मेहनत सब लोग करते हैं, बट सक्सेस बहुत लिमिटेड लोग ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि किस दिशा में काम करना है दैट आल्सो मैटर्स। तो अगर आपको वेक्टर का ज्ञान अच्छा है तो आपको पता है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क इज बेसिकली वेक्टर, हार्ड वर्क इज बेसिकली स्केलर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? ओके। क्या होता है वर्क डन? इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको वर्क डन ज्यादा निकालना है तो आप भले ही उसका आउटपुट स्केलर है, बट कहीं ना कहीं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जितना कम आप एंगल रखोगे उतनी अच्छी आपकी एफिशिएंसी आएगी। Are you getting it or not? So vector is the one whose magnitude, direction is going to depend upon the input magnitude and direction, whose output magnitude and direction is going to depend upon the input magnitude and direction. Okay, so broadly I can divide my physical quantities into two categories. One is scalar and another is vector. Am I clear? क्या मेरा मैसेज एकदम क्लियर है? एक बार बता के चलिए। Am I clear to everyone? बताइए, कमेंट लिखिए। आई एम म्यूटिंग। ओके ओके डियर, ओके। तो चलिए इसी बात को कंक्लूड कर देता हूं मैं। दिस इज योर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट and it is an example of what? Example of force. Sorry, not force, vector. Here this electric current is, here this electric current is scalar and here this force is vector. तो अगर मैं इसकी बाइफर्केशन करूं तो स्केलर क्वांटिटी इज द वन which can be quantified only on the basis of its magnitude. Okay, example, energy, work,
डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेट्रा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, मेरे दोस्त की है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? यस डियर, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर, ठीक है? वैसे अगर जब आप इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ते हो तो एक फेजर डायग्राम पढ़ते हो जहां पे आप कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, एलसीआर सर्किट पढ़ते हो, तो वहां पे डियर कहीं ना कहीं ये टेंसर का फेजर डायग्राम, आपका टेंसर का प्रतीक भी होता है, ठीक है? ओके डियर, सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी में क्या समझा? इट हैज मैग्नीट्यूड, okay, it has direction, and it has obeys vector law of addition. It obeys vector law of addition. Okay, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ओके, एंगुलर मोमेंटम या मोमेंटम, etc. All are the examples of your vector quantities. Okay dear, is it clear to everyone? कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है, बड़े आगे भाई, बड़े आगे। चलो अब बात करते हैं डियर, अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं। ये कुछ बोलना चाहता है? कोई कुछ बोलना चाहता है? नासिर, नसर अहमद? सर भाई मिस्टेक हो गया। क्या हुआ? ओके, ओके डियर, अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ही ध्यान से, मेरी बात आपको सुननी है डियर, बहुत ही ध्यान से। अब यहां पे कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि 30 प्लस 40 ये है, 30 प्लस 40 can be 70, 30 and 40 can be 10 और it can be even 50। डिफरेंस क्या है यहां पे? डिफरेंस क्या है? तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर वी आर गोइंग टू ओबे मेन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन डियर जो मेरे पास होता है, इसको हम लोग समझने के लिए कई टूल्स यूज करते हैं। कोई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता है, कोई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलता है, कोई यहाँ पे पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन बोलता है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन बोलता है, कोई यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बोलता है। ये सब के सब एक ही जगह पहुंचाते हैं, ये सब के सब डियर रिजल्टेंट की तरफ पहुंचाते हैं। चाहे ट्राइंगल की बात करो, पॉलीगन के अंदर भी इफ यू आर हैविंग ए पॉलीगन, अगर मेरे पास डियर कोई पॉलीगन है, लेट इट बी लाइक दिस, ओके, अगर मैं इसको ऐसे देखूं, ये पॉलीगन है, तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास ये वेक्टर है ए बी, ये है बी सी, ये है सी डी, ये है डी ई, तो पहले मैं ए बी और बी सी को अगर इकट्ठा करूं, दिस इज ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ई ए वेक्टर, तो मैं कह सकता हूं यस, ए बी प्लस बी सी इज योर ए सी, ए सी प्लस सी डी इज योर
AD. AD plus DE is your AE. AE and EA cancel each other. तो इसलिए बोला भी जाता है खैरियत किताबों में कि अगर मेरे पास वेक्टर पॉलीगन क्लोज्ड है तो उसका रिजल्टेंट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है. तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये सभी एक ही नतीजे की तरफ पहुंचते हैं कि भाई मेरा रिजल्टेंट के साथ क्या होने वाला है. तो डियर, इसको समझने के लिए व्हाट वी कैन डू, इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. काफी बेसिक बात बता रहा हूं. ओके, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी. लेट्स सपोज आई हैव ए वेक्टर ए, आई हैव ए वेक्टर ए एंड आई हैव इवन एन अनदर वेक्टर बी. मेरे पास दो वेक्टर है, ए और वेक्टर बी. ओके, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. सो दिस इज, अच्छा यहां पे ए प्लस बी क्या होगा, इट्स जस्ट लाइक कि भाई आपके पास एक फुटबॉल थी और उस फुटबॉल पे आपने दोनों फोर्स एक साथ लगा दिए. आपने उस फुटबॉल पे दोनों के दोनों फोर्स डियर एक साथ लगा दिए. दो फुटबॉलर आए, एक ने ए पे फोर्स लगाया, एक ने बी की तरफ फोर्स लगाया. तो आपको क्या लगता है फुटबॉल कहां जाएगी? बड़ा सिंपल सा नियम है. फुटबॉल कहां जाएगी? फुटबॉल ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी, इन दोनों के कहीं बीच में जाएगी. आसान तरीका क्या है पता लगाने का कि व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. इसको पता करने का डियर बहुत ही आसान तरीका है. इसको पता करने का बिलीव भी बहुत आसान तरीका है. अगर आपके पास दो फोर्स लगे हैं, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जॉइन देम टेल टू टेल. किसी भी वेक्टर की ये हेड होता है और ये उसका टेल होता है. ये दूसरा वेक्टर है, ये उसका हेड है, ये उसका टेल है. अगर मुझे इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है तो पहले मैं इनको टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड जोड़ूंगा. पहले मैं इनको टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड जोड़ूंगा और उसके बाद मुझको देखना है कि यस व्हाट इज गोइंग टू बी देयर रिजल्टेंट. ओके, जस्ट बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं, शाउट कर रहे हैं, एक मिनट देखो. अच्छा नहीं जाएगी ना, हाँ नॉइस कैंसलेशन होगा ना. ओके ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग, नॉट एन इशू. ओके डियर, सो डियर अब देखो, यहां पे आप देख सकते हो दिस इज ए एंड बी किसी थीटा एंगल पे लग रहे हैं. तो आपको कुछ नहीं करना डियर, आपको एक क्या करना है, आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है. आपको एक पैरेललोग्राम बनाना है. लाइक दिस. बन गया पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ओके, अब आपने ए प्लस बी देखना है तो आपने क्या किया, ए प्लस बी से एक रिजल्टेंट निकाला एंड दैट रिजल्टेंट इज लाइक, तो डियर ये जो आपको मिलेगा, इसकी जो आपको लेंथ मिलेगी फ्रॉम हेयर टू हेयर, दिस इज बेसिकली योर ए प्लस बी. एंड ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, मे इट बी लेट्स सपोज 5, this angle is the direction of your resultant. So can't you tell the value of r? Can't you tell the value of r? So here I am discussing parallelogram law of addition. Parallelogram law of addition. If I am having two vectors a and b which are separated by an angle theta, in that case if we want to find the resultant of them, in that case that resultant can be obtained by this. So this is
r sin phi, this is, sorry, not r sin phi, it must be b, this is b sin phi theta, and it is b cos theta. So can you tell me what is Pythagoras theorem is saying? Pythagoras theorem क्या कह रही है कि भाई in this triangle, I am focusing on this triangle. Which triangle? This one. This is an right angle triangle. Here hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, where hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Okay, this is r square is equal to a plus b cos theta square plus b sin theta ka square. Okay, if you are seeing here, so r square is equal to a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta plus b square sin square theta. So I can see sin square theta plus cos square theta is 1. So a square plus b square plus 2ab cos theta. So resultant of these two vectors is going to be equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. Okay, yes, very good, Hashim. Okay, and if I want to find the resultant angle, this is the magnitude, are you getting it? This is the magnitude. If I want to find the direction, so what is tan phi? So tan phi is perpendicular, that is b sin phi upon theta, upon base, which is a plus b cos theta, So phi is ओके। कोई डाउट किसी को यहां तक? पर डियर, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, सो ऑलवेज कीप सर्टेन थिंग इन माइंड कि एंगल कहां से निकाल रहे हो। दिस इज फ्रॉम ए। कल को कोई आपसे बी से पूछ ले तो एंगल विल बी थीटा माइनस फाइव। कल को कोई आपसे वर्टिकल से पूछ ले तो एंगल विल बी 90 माइनस फाइव। ओके, एंड दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी which are separated by an angle theta. Is it clear to everyone? Tell me yes or no. कोई डाउट किसी को यहां तक? बता के चलिएगा। अरे आ रहा हूं भाई, कहीं नहीं गया। सर कहाँ का है? गायब नहीं हो रहा वाला, टेंशन मत लो। मेरा तुमने ट्रिप भी खराब करवा दिया है। ट्रिप में भी मेरे से पढ़वा रहे हो। मेरी वाइफ मेरे को बोल रही थी कि छुट्टी ली क्यों थी जब पढ़ाना था तो।
मैंने कहा अभी आप नहीं समझोगे, एक टीचर का कर्तव्य है पहले पढ़ाना। इसलिए आपने देखा होगा आजकल ना मैं कोई प्रेजेंटेशन लेके आ रहा हूं, ना क्वेश्चंस करवा रहा हूं। मुझे पता मुझे आपको पढ़ाना है, एटलीस्ट कंटेंट जाए, क्वेश्चंस तो मैं वहां पहुंच के आपसे करवा ही लूंगा। ओके, क्लियर है? चलो, लग रहा होगा आप लोगों की सब डेडिकेटेड है पढ़ाने को लेकर के, सर क्लास कैंसिल नहीं कर रहे हैं एंड ऑल। बट कुछ भी हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे बेचारा टीचर घर जाके जूते ही खाता है बीवी से। हाँ, चलो, मैं कह रहा हूँ दो प्रॉब्लम है बहुत खतरनाक होती है, एक वाईफाई प्रॉब्लम, एक वाइफ प्रॉब्लम। और मैं कह रहा हूँ वाईफाई प्रॉब्लम हो जाए तब भी जिंदगी कट जाती है, पर वाइफ प्रॉब्लम हो तो कुछ नहीं हो सकता। चलो ठीक है। ओके, चलिए डियर, तो आ रहा है समझ में सब? फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, हाँ, शुक्र बनाओ मई है, अगर अप्रैल होता तो बोल देता अप्रैल फुल बना दिया। ओके, तो ये पुरानी यादें ताजा हो रही है कि नहीं हो रही है, कि कैसे आप रिजल्टेंट निकालते थे, कैसे आप फाई निकालते थे। ओके, बट आपको यहाँ पे इस चीज से अवेयर रहना है कि किस की रिस्पेक्ट में आप काम कर रहे हो। ठीक है, ओके। अच्छा, हसन भाई कह रहे हैं सर मैं भी वाइफ की वजह से पढ़ रहा हूं। ठीक है, चलो, पर मैं वाइफ की वजह से पढ़ा नहीं रहा हूं। चलिए ठीक है, ओके, चलो भाई, ज्यादा नहीं बोलना भाई, कभी कभार लेक्चर यूट्यूब पे भी डाल देते हैं। छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं वापस। हाँ जी, अब ये तो समझ में आ गया मेरे को कि दो वेक्टर का सम अगर मैं लेता हूं, अगर मैं दो वेक्टर का सम लेता हूं, मेरे पास वेक्टर ए है, मेरे पास वेक्टर बी है, इन दोनों का सम जो आएगा वो जो होगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस 2ab cos थीटा। मैं थोड़ा सा आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके दिखाता हूं, थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। यहां इस साइड बात कर रहे थे हम लोग वेक्टर की, इस साइड बात कर रहे थे हम लोग वेक्टर की। यहां पे एंगल था 90, यहां पे एंगल था कितना डियर 90, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 90, और कॉस 90 कितना था डियर 0, तो ये पूरी क्वांटिटी होगी 0, तो 4 और 3 कितना हो गया 5। अच्छा जी, केस बी पे आ जाओ, केस बी पे आ जाओ। यहां पे अंडर रूट 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 0, तो 40 30 प्लस 2ab, तो कितना हो जाएगा डियर a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 70 स्क्वायर अंडर रूट दैट विल बी 70 a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 40 माइनस 10 होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट और नॉट? और आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो यार, आप डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, कंप्लीट सॉल्यूशन है ये। अगर आपको पता करना हो व्हाट इज दिस पाई, तो व्हाट इज दिस पाई, पाई अगर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको छोटा करूंगा पहले, तो पाई अगर उनको निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी, तो हो जाएगा 10 पाई इज इक्वल टू बी, बी किसको लोगे इसको, ये हो जाएगा मेरे पास कितना बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी cos 90, cos 90 is 0, so tan phi is how much, it is 30 into 1 upon 40 plus कितना 30, so phi is tan inverse of 3/7. What is tan inverse of 3/7? Anybody? What is tan inverse of 3/7? Anybody? अरे बोलिए,
tan inverse of 3/7 is what? अच्छा, cos 90 is 0. Sorry, cos 90 is 0. Cos 90 is 0. Tan inverse of 3/4. You have to tell. What is tan inverse of 3/4? This is what is the angle of this phi. ये phi का एंगल कितना है? tan inverse of 3/4. 37 point something आएगा. 37.83 ऐसी कुछ आता है, देख लेना कितना है. ठीक है. ओके. Is it clear? Is it clear? ओके. सर सर ये फोकस बार बार चेंज हो रहा है, बीच बीच में ब्लर हो जाता है. उनको भी लग रहा है क्या बच्चों को? अच्छा, ये बीच बीच में स्क्रीन आपको ब्लर दिख रही है क्या? ये बीच बीच में स्क्रीन आपको ब्लर दिख रही है क्या? आपकी टी-शर्ट नहीं, स्क्रीन 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 ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. ओके. ये तौसीफ कह रहे हैं हाँ ना, अहमद बोल रहे हैं नो, ज्यादा नहीं हो रहा. चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं. ठीक. सर कैमरा कंफ्यूज हो रहा है, आपको फोकस करें या स्क्रीन को? हाँ तो बताना था ना ये. हाँ कभी कभी हो रही है. एक तो मेरा टी शर्ट पता नहीं कैसा उठाएंगे. चलो अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा. ओके ओके. सो हाँ कितना बता रहे थे आप? 36 पॉइंट समथिंग था. ओके 36 पॉइंट समथिंग, 36.83 जो भी आए. ठीक है, देख लेंगे बाद में. ओके क्लियर है. tan इनवर्स 3/4 45 से कम ही आएगा आंसर, क्योंकि tan इनवर्स 145 डिग्री होता है तो वैल्यू 0.75 है, तो एंगल मस्ट बी लेस देन 45 डिग्री. इतना मेरा कॉमन सेंस कह रहा है, बाकी कैलकुलेटर से आप लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं. ओके इज इट क्लियर? तो भाई अब हमें रिजल्टेंट निकालना आ गया, अब हमें डायरेक्शन निकालनी आ गई. अब हमें रिजल्टेंट निकालना आ गया, अब हमें डायरेक्शन भी निकालनी आ गई. ओके और ये तो आपने किया a प्लस बी, ये तो आपने किया a प्लस बी, ये आपने किया a प्लस बी. ओके व्हाट इज a माइनस बी? एनीबॉडी? व्हाट इज a माइनस बी? कोई बताएगा? व्हाट इज a माइनस बी? अगर मैं आपसे पूछता कि भाई a माइनस बी कितना है, ये तो मुझे पता ही नहीं, ये तो मुझे पता ही नहीं a माइनस बी कितना है. सर मेरे को पता था कि सर ये तो मेरे पास है a, ये है मेरे पास a, ये है मेरे पास b, ये है मेरे पास a, ध्यान दीजिएगा, ये है मेरे पास a. ओके और ये है मेरे पास b, ये है मेरे पास b. So this is vector b, this is vector a. मैं आपसे पूछूं व्हाट इज a माइनस बी? व्हाट इज a माइनस बी? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. व्हाट इज a माइनस बी? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि a माइनस बी इज नथिंग बट इट इज a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर? आर दे बोथ सेम? क्या a माइनस बी a प्लस माइनस b होता है? क्या a माइनस बी a प्लस माइनस b होता है? यस और नो? तो अगर मैं इस वेक्टर को, अगर मैं इस वेक्टर को उल्टा कर दूं, अगर मैं इस वेक्टर को, इनिशियली द एंगल हियर वाज थीटा. ओके अगर मैं इस वेक्टर को उल्टा कर दूं लाइक दिस,
So this is minus b vector. If this is plus b vector, this is minus b vector. और अगर मैं इसका रिजल्टेंट देखूं, अगर मैं यहां इसका रिजल्टेंट देखूं, यहां जो रिजल्टेंट बनेगा कैसा बनेगा, इधर जो रिजल्टेंट बनेगा वो कैसा बनेगा, इट विल बी लाइक दिस. दिस इज a प्लस माइनस b. ओके, और ये क्या था, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, this is your a plus b, this is your a plus b. This is your a plus b. Okay, अगर मैं आपसे बोलूं कि पैरेललोग्राम का जो बड़ा डायगोनल है वो आपको प्लस देता है और जो छोटा डायगोनल है वो आपको माइनस देता है, तो क्या मैं गलत हूं? अगर मैं आपसे बोलूं कि पैरेललोग्राम का बड़ा डायगोनल आपको प्लस देगा और छोटा डायगोनल आपको नेगेटिव देगा, तो क्या मैं गलत हूं? यार आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसी के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर बनाऊं लाइक दिस, ओके, और इस वेक्टर को डियर में लेके जाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि इट इज कंप्लीटली मैचिंग, it is completely dear matching. So this orange one, or sorry, pink one is a minus b vector and this yellow one is a plus b vector. तो कहीं ना कहीं अगर एंगल बिटवीन a and b was theta, अगर कहीं ना कहीं एंगल बिटवीन a and b was theta, तो can anybody tell me what is going to be the angle between a and minus b? If this angle is theta, then this angle is going to be 180 minus theta, yes or no? And what is cos 180 minus theta? Cos 180 minus theta is nothing but the minus of cosine theta. Is it clear? अरे बात समझ में आ रही है? मुझे ये सेम लग रहे हैं, गलत हो सर? अभिजीत बताइए क्या कहना चाहते हो आप, बताइए भाई, कहां से सेम लग रहे हैं? सेम तब होते इफ दे वुड हैव बीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर. मेरे दोस्त अभिजीत, अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते तब ये सेम होते, समीर अहमद. बट इफ देयर इज एनी अदर एंगल 90 के अलावा, तो डियर ये सेम नहीं होंगे. एंड cos 180 degree minus theta, in place of theta now I need to substitute 180 degree minus theta, so automatically this quantity will be negative, so a square plus b square, it is going to be minus 2ab cos theta. या तो आप b को माइनस b रख दीजिए, ये माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, ये 2a इंटू माइनस b माइनस लगा दो, या थीटा को 180 माइनस थीटा रख दो, एक ही बात रहेगी. ओके, माइनस बी प्लस बी डायगोनल से छोटा है, कैसे? अरे नहीं, मैंने इसी को तो कॉपी किया है. दिस इज माइनस, सेम ही तो है यार, ये लो,
माइनस बी, ये रहा, ये रहा, देखो सेम ही तो है ये, देखो। ओके, दिस डायगोनल इज स्मॉलर, यस। पैरेललोग्राम में अगर ये स्क्वायर या नहीं है, अगर ये रेक्टेंगल नहीं है, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर नॉट सेम, दे आर नॉट सेम। ओके, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आर नॉट सेम, बिलीव मी। दिख भी रहा होगा आपको, शॉर्टर डायगोनल इज ए माइनस बी, बिगर डायगोनल इज ए प्लस बी। हाशिम, यस, हाँ हाशिम इज राइट कि माइनस बी ये होगा। सर माइनस कैसे आया अगर डायरेक्शन सेम नहीं है? डियर देखो, अगर मैं बोलूं ये मेरे पास 5 है, लेट सपोज ये है मेरे पास 5, डायरेक्शन है इसकी नॉर्थ, ओके, नॉर्थ 15 डिग्री, या सॉरी नॉर्थ 70 डिग्री ईस्ट। किसी भी वेक्टर को रिवर्स करने का मतलब जानते हो क्या है? अभी अभी आप लोग सर्विंग पढ़ के आए हो ना, आप 180 से उसको रिवर्स कर दो, नॉर्थ को कर दो साउथ, ईस्ट को कर दो वेस्ट। सो नॉर्थ 70 डिग्री ईस्ट का अपोजिट क्या होगा? ये होगा लाइक दिस, ये हो जाएगा साउथ 70 डिग्री वेस्ट। ओके, जो रिलेशन आपकी फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग में होता है, जो रिलेशन आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में होता है, सेम रहने वाला है। ओके डियर, आ रही है बात समझ में? जो रिलेशन आपका फोर बियरिंग और बैक बियरिंग में होता है, सेम रहने वाला है। ओके डियर, सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट प्लस बी टू माइनस बी, तो ये वाला पोर्शन आएगा। ओके, everybody agrees, everybody agrees, tell me। कोई डाउट किसी को यहां तक? तो डियर यहाँ पे a प्लस बी क्लियर है, a माइनस बी क्लियर है। ओके, तो मैंने अगर सिंपली मैंने क्या आपको बताया कि अगर मेरे पास a प्लस बी है और इस a प्लस बी को डियर अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी कर रहा हूं, तो सिंपली if theta is the angle between a and b, theta between a and b, then 180 degree minus theta is between a and माइनस बी, दैट्स ऑल। ओके, और आपको एक बात और बताता हूं, आपको एक बात और बताता हूं, ये है ना आपके पास दिस वन, अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, अगर ये मेरे पास बी वेक्टर है, अगर ये मेरे पास ए वेक्टर है, अगर ये मेरे पास बी वेक्टर है, तो माय डियर फ्रेंड्स समझो, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इट इज ए माइनस बी, इट इज ए माइनस बी। और देखो ना, इफ दिस एंगल इज थीटा, इफ दिस एंगल इज थीटा, ओके, तो आप इसको थोड़ी देर नाम दे दो, ए बी ओ। सो एनीबडी, व्हाट इज cos थीटा? cos थीटा इज ए बी स्क्वायर,
ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओ बी इंटू ओ ए। तो कितना हो गया cos थीटा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर upon 2 into b into a. So what is r? It is how much? A square plus b square minus 2ab cos theta. सेम चीज मिल गई? सेम चीज मिल गई? यस और नो? सेम चीज मिल गई। इट इज a माइनस बी वेक्टर। और आप देखो ना यार, ओ ए, आप o से b गए, b से a गए, मतलब आप o से a गए। So OA is the resultant of OB and BA. BA is the difference of OA and OB. और B is the resultant of BA plus OA या AO। यहां पे इस पॉलीगन का जो सम आएगा दैट शुड बी नेगेटिव। अगर आप O से देखो ना, ये आपका है OA, ये देखो, इसको मैं ले आया इधर, ये देखो, इसको मैं ले आया इधर। Okay, so earlier one is A, this is B, so it must be A plus B, it must be okay. Or in another scenario मैं इसको यहां लेके आऊं तो आप देख सकते हो this is removed, this is removed, this you need to keep reverse, okay। और अगर आप इसको रिवर्स रखते हो तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो आपको दे रहा है, ये दे रहा है आपको a plus of minus b, so it is minor diagonal and it is major diagonal. Are you getting it or not? तो डियर, ये आपका माइनर डायगोनल है और ये आपका मेजर डायगोनल है। तो ये जो मैंने आपको बताया दिस इज फ्रॉम द कोसाइन फार्मूला, जो आप पढ़ते हो कोसाइन फार्मूला। और ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से बताया। ओके, सो कहीं ना कहीं चीजें डियर सारी यहाँ पे रिलेट करेंगी, कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पे सारी की सारी क्या करेंगे, रिलेट करेंगी। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को, सभी कुछ बता के चलिएगा। क्या सभी को सभी कुछ क्लियर है? क्लियर है? ओके, ठीक है डियर। तो डियर ये था अबाउट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज का थोड़ा सा ब्रीफिंग। इज इट क्लियर? चलो डियर, अब वेक्टर में दिया थोड़ी चीजें और भी हैं दैट वी विल बी कवरिंग इन आवर अपकमिंग सेशन। जैसे वेक्टर के अंदर इन टोटल वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। वेक्टर के अंदर वी हैव टोटल टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। वेरी गुड, क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? आपका वेक्टर प्रोडक्ट। अगर वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर है तो सच ए प्रोडक्ट इज नोन एज योर क्रॉस प्रोडक्ट। इफ वेक्टर इंटू वेक्टर इज स्केलर देन सच ए प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो अगर आउटपुट के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है लाइक एनर्जी वर्क डन, तो आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड एज स्केलर। अगर आउटपुट मेरे पास वेक्टर है लाइक एंगुलर मोमेंटम टॉर्क, तो वेक्टर इनटू वेक्टर इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट।
तो दोनों ही प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज डियर वी हैव टू सी, दोनों ही प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टीज वी हैव टू सी कि कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए काम आता है. जनरली दीज टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, एनर्जी, calculation of angle, area of parallelogram, area of triangle, angle between two vectors, to check the collinearity of vectors. So all such applications we are going to see. Is it clear? Clear है डियर? ओके. तो डियर आज के सेशन में डियर इतना ही रखूंगा मैं अब रेज्यूम करूंगा डियर, मैं अब रेज्यूम करूंगा आपका सैटरडे को. ठीक है, तो कल मेरी क्लास नहीं होगी. ठीक है, कल मेरी क्लास नहीं होगी डियर, तो मैं अब रिज्यूम करूंगा डियर सैटरडे को. और सैटरडे को हम वेक्टर का पेंडिंग पोर्शन कंप्लीट करके आई विल टेक द हेल्प ऑफ पीपीटीज ऑन वेडनेसडे. ओके, बट फिर उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ फोर्सेस एंड मूवमेंट्स पे जाएंगे. ठीक है, तो आई एम रिमाइंडिंग यू कि कल मेरी क्लास नहीं है, कल आपकी दोनों क्लासेस होंगी. आपकी आरसीसी की क्लास भी होंगी, लेक्चर नंबर 4 आपका आरसीसी का होगा. और आई थिंक वाटर सप्लाई आप लोगों का खत्म हो चुका है, तो कल आपका वाटर वेस्ट वाटर स्टार्ट होने वाला है या वाटर डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, मे बी, मुझे इतना आइडिया नहीं है. ठीक है, बट वाटर सप्लाई इज कंप्लीटेड. ठीक है, और कल लेट नाइट में चंडीगढ़ वापस पहुंचूंगा, तो सैटरडे से आई विल बी रिज्यूमिंग देयर. ठीक है, इफ पॉसिबल तो हम संडे को भी क्लास रख सकते हैं, है ना, हम संडे को भी क्लास रख सकते हैं. और अपकमिंग वीक में डियर आपका टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी हम लोगों को लॉन्च करना है. आई नो मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग कि टेस्ट सीरीज पे कोई बात नहीं हो रही, सर ने बोला था कि इस हफ्ते बता देंगे, बट अभी तक नहीं बताया गया. तो डियर मंडे तक या संडे या मंडे तक आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल भी दे दिया जाएगा. ठीक है, यस डियर, मेरी क्लास तो मिस नहीं होगी. देखो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 2 मई इवनिंग में आई विल बी ट्रेवलिंग बैक टू चंडीगढ़, है ना, तो ये इसलिए मैंने आपका 2 मई का प्लानर पहले से ही हटा दिया. ठीक है, ठीक है. हाँ, जिन्होंने वाटर सप्लाई नहीं पढ़ा वो कल से पढ़ सकते हैं. ट्रीटेड एज ए फ्रेश बैच. ठीक है, जिन्होंने वाटर सप्लाई नहीं पढ़ा वो कल से क्लास एनवायरनमेंट की भी रेज्यूम कर सकते हैं. बहुत अच्छा पॉइंट उठाया समीर ने. ओके, और डियर आपको तो पुराने लेक्चर्स का भी एक्सेस होगा, तो अब सैटरडे संडे में पुराने लेक्चर्स भी कवर करो ना. सैटरडे संडे देखो, आपका सर्वेइंग हो गया, आपका एनवायरनमेंट चल रहा है, आपका आरसीसी चल रहा है, आपका मैकेनिक्स चल रहा है. तो आरसीसी मैकेनिक्स में तो आप लोग स्ट्रीमलाइन हो ही, वो तो साथ के साथ आप चल ही रहे हो. ठीक है, बट आप क्या करो, सैटरडे संडे को यूटिलाइज करके कोई एक सब्जेक्ट पकड़ लो, मे बी सर्वेइंग और मे बी वाटर सप्लाई. तो वाटर सप्लाई के पेंडिंग वीडियोस देख करके क्वेश्चंस करो. हाँ, एक ऑफिशियल ग्रुप, वही तो मैं बता रहा हूँ, मेरे ट्रेवलिंग करने के कारण सारी चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई हैं. आई एग्री. ओके, यस, सो उसका ग्रुप भी डियर आपको जल्दी ही मिल जाएगा. ठीक है, तो फिलहाल बी रेडी फॉर योर आरसीसी एंड वाटर सप्लाई क्लास, एनवायरनमेंट क्लास टुमारो. ठीक है, कल मेरा ऑफ रहेगा, मैं सैटरडे रिज्यूम करूंगा, और संडे को जो सर्वेइंग का आपका प्लेन टेबल का पोर्शन पेंडिंग है, that I will take. Okay dear, चलिए, तो मेरी तरफ से इतना ही आज की क्लास के लिए. तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच.